Yes, students, I'm starting our second lecture and I'm very happy and very excited to just make this lecture. Actually, ये बहुत अच्छा लग रहा है रीज़न ये एक नया एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट इस बहाने मैं 25 ईयर से टीच कर रहा हूँ फिर भी मुझे इतनी एक्साइटमेंट पहले कभी नहीं हुई। रीज़न क्या है मुझे लगता है कि एक वाइडर वे में मैं हेल्प कर रहा हूँ बच्चों की और ये मैं सीरियसली फील कर सकता हूँ कि बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स और ये सब देखे हैं। डेफिनेटली यंग लोग काफ़ी सारे चैनल्स बना रहे हैं और ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बट एक्चुअली है क्या, मैंने सीरियसली फील किया है कि जो बहुत सीरियस लोग हैं जो वास्तव में जेल में बहुत लंबे टाइम से रिग्रेस वर्क कर रहे हैं, अभी भी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर रहे हैं। जबकि ये आज की सच्चाई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्प मिल रही है। रीज़न बहुत सिंपल है, अगर एक स्टूडेंट टीचर की क्लास में है, सपोज वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन फोकस नहीं है तो उसको सेकेंड टाइम लर्निंग का चांस नहीं मिलता, जो आज के टाइम में इनजस्टिस है। देयरफॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए होना चाहिए सो दैट वो व्हेन दे आर इन गुड मूड और जब भी वो फोकस करें तो उनके लिए कंटेंट होना चाहिए सो दैट वो उसमें अच्छा कर सके। क्योंकि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट का, मेरा 25 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ स्टूडेंट जब फोकस नहीं करता है तो ऑब्वियसली उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है और टीचर भी बहुत सारा नाराजगी व्यक्त करता है कि नहीं व्हाट आर डूइंग, इट इज ऑल जस्ट बुलशिट, कि क्या बच्चे ये डफर है, ये है वो है, उन पटा की बातें करता है। तो उस मोमेंट पे उसको टीचर को लगता है, वो कहता है, वो उस मोमेंट पे गलत नहीं होता, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। जब स्टूडेंट को उसकी रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट आज की डेट में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले की जनरेशन से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा टेक सेवी है और आईक्यू लेवल भी बेटर है। ऐसा नहीं कि आईक्यू लेवल उनका बेटर नहीं है, पुअर है एक्चुअली, बट उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत ज़्यादा और सब चीज़ें हैं करने को जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो जो एट द मोमेंट फाइनल मोमेंट पे अगर उनको हेल्प चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो वो इट शुड बी अवेलेबल। तो ये सारा मैं सोचते हुए इतने लंबे समय बाद मैं इस पे एक्टिव होना चाहता हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इस पे लगभग मेरा 500 वीडियो डालने का प्रोग्राम है जो नेक्स्ट 1 ईयर तक पड़ेंगे। लेकिन फिर आप जेई मेन के बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं अराउंड 30 to 40 वीडियो डालूंगा जो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और रीज़न ये है कि वी हैव सो मच एक्सपीरियंस कि अगर हमने आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट किए, कल मैंने कहा था कि समय की बेल की तरह क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके दे रहे हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली तो सही बात यह है कि मैं 100% पूरा का पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और ये कोई खास बात नहीं है ये, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस का मैं एडवांटेज दे पाऊँ। तो ये हमारा पर्पस है। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा, फिर अपना टीचिंग ये स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये पॉइंट है कि भाई देखो, अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, चाहे जेईई की प्रिपरेशन है या कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, पूरी कायनात मिलके आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाती है। इसलिए आप गॉड पे बिलीव करो, एक बार जबरदस्त तरीके से अपना काम करो, फिर आप देखो ईश्वर कैसी आपकी जबरदस्त हेल्प करता है। आप सोच नहीं सकते हो कि पूरी दुनिया की ताकतें लग जाती है कि आपको सक्सेसफुल किया जाए। इट इज माय एक्सपीरियंस, इट इज नॉट ए स्लोगन, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, ये अपना एक अनुभव है जो हमने लाइफ में देखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स चैप्टर। काइनेटिक्स को इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ग्रेविटी, तो थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट जो सेकेंड वीडियो हम देंगे आपको, उसमें हम वेक्टर और आपके रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और ये ओवरऑल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए
भाई पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहां पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिंपल सी है कि अगर पार्टिकल लगातार आगे आ रहा है, अगर हम पहले 1D मोशन की बात करें, केवल वी आर फोकसिंग ओनली फॉर 1D मोशन, अगर पार्टिकल लगातार आगे जा रहा है तो जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, नो प्रॉब्लम। और अगर पार्टिकल पीछे जा रहा है तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का साइन जरूर नेगेटिव है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब पार्टिकल थोड़ा आगे जाए फिर पीछे जाए और फिर मान लो पार्टिकल आगे जाता है, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है। अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है तब भी टर्निंग बैक का कोई मतलब नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार नेगेटिव है तब भी टर्निंग बैक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, तो टर्निंग बैक का मतलब होता है। लेकिन कैसे आप ये जानेंगे क्वेश्चन में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है? तो उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी बॉडी के टर्निंग बैक के लिए वेलोसिटी का जीरो होना जरूरी है। जब वेलोसिटी एक बार जीरो होगी तभी वो टर्न बैक करेगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे अगर मान लो वेलोसिटी v है, इट इज 3 - 2t, ये साफ बता रहा है कि ये आपका एक बार जीरो होगी। अगर मान लीजिए वेलोसिटी इस तरह की है, दिस इज 3 - t into 5 - t, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे दो टाइम की वेलोसिटी जीरो होगी, तो दो बार टर्निंग बैक होगा। और टर्निंग बैक पे आप कॉन्शियस हो जाइए। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे कहते हैं ये t = 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है और t = 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है? तो भाई अगर मान लो आपसे कहता है 1 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कवर बताओ, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप देख लीजिए 1 से 3 सेकंड के बीच में इसकी वेलोसिटी, जैसे हम इस पे अगर हम टाइम की वैल्यू 1 सेकंड डालते हैं, 1 सेकंड डालते हैं तो 3 - 1 इट इज 2 एंड इट इज 5 - 1 इट इज 4, तो ये वेलोसिटी प्लस आ रही है। इसका मतलब 1 सेकंड पे पार्टिकल आगे आ रहा है। लेकिन जरा आप डालिए, जरा 4 डालिए, तो 4 डालेंगे तो 3 - 4 नेगेटिव और 5 - 4 पॉजिटिव, ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव, ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये जब वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब पार्टिकल पीछे जाएगा। फिर जरा 7 डालिए तो ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और ये वैल्यू भी नेगेटिव, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। अब आपको क्या ध्यान देना है? सिंपल यही बात ध्यान रखना है कि x की वैल्यू t = 1 सेकंड पे देखिए, t = 3 सेकंड पे देखिए, t = 5 सेकंड पे देखिए और फिर t = 7 सेकंड पे देखिए। अगर पार्टिकल पहले आगे गया, मान लीजिए 1 पे, क्वेश्चन में मान लीजिए 1 पे ये 20 पे और 3 सेकंड पे, 1 सेकंड पे ये 20 पे है और 3 सेकंड पे ये 40 पे है, और फिर मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, दिस इज एट 25 at t = your 4 सेकंड, सॉरी t = 3 सेकंड, फिर ये t = 5 सेकंड आएगा और फिर ये आगे जा रहा है। तो देखिए 20 से कहाँ गया 40, 40 से कहाँ गया 25, 25 गया। भाई आप ये बात क्लियर समझिए, 3 सेकंड पे और 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये क्रिटिकल टाइम है, यहाँ पे वो टर्न बैक करेगा। इसलिए t = 1 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 7 सेकंड पे इनकी पोजीशन देखिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये पार्टिकल पहले आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आप आराम से इसमें डिस्टेंस बता सकते हैं। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन का यही सिंपल मीनिंग है कि आपको ये देखना है कि कब इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्योंकि बिना जीरो हुए ये टर्न बैक नहीं कर सकता है। तो ये
एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड में सिंपली है, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए इसमें आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं? केसेस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएट है वो बात करते हैं। मान लीजिए x1 डिस्टेंस चला v1 स्पीड से और x2 डिस्टेंस चल रहा है v2 स्पीड से, तो देयरफॉर व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड ओवर टोटल डिस्टेंस दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन टाइम हो गया x1 by v1 प्लस x2 by v2। तो दिस इज योर एवरेज स्पीड फॉर दिस केस। अगर बॉडी सपोज मान लो कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस 1 हो गया ये। अगर केस 2 की बात करें कि ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, a इज कांस्टेंट, उस केस में क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बी केयरफुल, क्यों? पार्टिकल्स में आगे जाके फिर पीछे भी जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और v भी इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सब सेम होगी, भाई पार्टिकल लगातार आगे जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो s by t, तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई फॉर्मूला या कोई चीजें जस्ट याद कर रहे हो तो उसमें कंडीशंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इट इज u प्लस v by 2। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम अपॉन 2, ये एवरेज स्पीड होता है, लेकिन बी केयरफुल, ये तभी होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियली भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। उस केस में जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी, ये वास्तव में एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम हो जाता है उस केस में। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा और भी केसेस हो सकते हैं इसमें, बट मैं जेईई में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके पैटर्न में मैं बहुत ज्यादा ये देख नहीं रहा हूँ कि वो बहुत ही इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस भी हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी पूछ नहीं रहे हैं, तो उनको ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर आप लेकिन एक बात देख लीजिए, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है dx by dt, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, v is equal to dx by dt। अच्छा एक बात देखिए, well instantaneous velocity and instantaneous speed both are basically same। instantaneous velocity and instantaneous speed magnitude wise same है, average velocity and average speed are different, but instantaneous speed and magnitude of instantaneous velocity is same। The reason is भाई अगर एक significant time interval में बात करोगे तो distance covered और displacement दोनों अलग अलग हो सकता है। तो displacement upon time that is average velocity, but distance upon time that is average speed, but in a very short interval of time जो भी distance covered होगा वही displacement का magnitude होगा। इसलिए in a very short interval of time जो भी displacement है और जो भी distance covered है वो will be same in magnitude। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, instantaneous speed and instantaneous velocity का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली सेम होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए अब मैं ये देखता हूं कि अगर हम ये देखें कि v is equal to होगा dx by dt, what is x here? x is the position of the particle, इसका बहुत यूज रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? it is dv by dt, तो आप देखोगे बार बार यूज हो जाएगा dv by dx into dx by dt, तो ये
ऑब्वियसली कोई एक्सेलरेशन आपसे पूछता है तो व्हाट इज dx by dt? dx by dt कितना होगा अल्फा प्लस 2 बीटा डी एंड d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या होगा? दिस इज 2 बीटा। तो ये डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन बताना होगा। तो ये सब आप चीजें बताएं, इस टाइप के इस पॉइंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम में आप बहुत ज्यादा वॉचफुल हो जाइए क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम से आपको पूरा का पूरा खेलना आना चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम को जानना इंपॉर्टेंट केवल सफिशिएंट नहीं है, आपको खेलना आना चाहिए। सिंपली जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम भाई v is equal to u plus 80, ठीक है भाई, ये है s is equal to what? ut plus half a t square, v square is what? u square plus 2s, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इन इक्वेशन से आप बहुत फैमिलियर है, इनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो v is equal to u plus 80, vt का ग्राफ कैसा होगा? मान लो u भी अब पॉजिटिव ले रहे हैं, a भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसका ये एक्सिस b है और ये t है, तो डेफिनेटली u plus 80 इसका इस तरह का ग्राफ होगा, b is equal to u plus 80। अगर u की वैल्यू नेगेटिव हो तो, अगर नेगेटिव हो, इनिशियली ये u पॉजिटिव है, अगर ये u की वैल्यू नेगेटिव हो, मान लो माइनस u नॉट है, तो डेफिनेटली इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक, मान लीजिए a की वैल्यू u तो पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, उस केस में इस तरह का ग्राफ होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है u इज पॉजिटिव बट a इज नेगेटिव, इस तरह का ग्राफ होगा। मान लीजिए u भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, उस केस में कैसा ग्राफ होगा? u नेगेटिव एंड a नेगेटिव। तो ये आई थिंक आपको क्लियर है कि यहाँ पे u अगर नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो u नेगेटिव साथ में a नेगेटिव है, तो मतलब a नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। इन सब लाइंस की स्लोप पॉजिटिव है और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, तो देयरफॉर ये आपका u भी नेगेटिव है और यहाँ पे a भी नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, s is ut plus half a t square का ग्राफ कैसा होगा? s is ut plus half a t square, सीधी सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है पैराबोला। अगर y is equal to x square आप कहें, तो ये बताओ अगर इसको y बोल दें, इट इज y is equal to c1x plus c2x square। इसका ग्राफ मेनली कैसा होगा? अगर x मान लो हम ये 0 मान लें, उस केस में ये ग्राफ डेफिनेटली ऐसे होगा इस तरह का भाई, ठीक है। अब आप कह रहे हो c1x, आप मान लीजिए कहते हो c1x plus c2x स्क्वायर। अब भाई एक बात बताओ, ज्यादा ग्राफ क्या होगा? थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देगा या थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देगा, यही तो होगा। मान लो कुछ कांस्टेंट्स ऐड कर दें, कुछ कांस्टेंट ऐड कर दें, दिस इज सपोज 5 ऐड कर दें, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देगा। और अगर यहाँ -5 कर दे, ग्राफ किधर जाएगा? नीचे शिफ्ट कर। तो यही पैटर्न थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर सकता है या ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, लेकिन शेप नहीं रहेगा। इसमें अब ये बताओ, अगर मान लो तुमसे कह दिया गया y is equal to -5x square, तो कैसा ग्राफ होगा इसका? y is equal to -5x square, डेफिनेटली इसका ग्राफ इस तरह से होगा, y is equal to -5x square होगा ये ग्राफ। अब बताओ, अगर -5x square के साथ कुछ कांस्टेंट्स या कुछ टर्म और ऐड करोगे तो ग्राफ किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आपको सिंपली ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप ये केवल ध्यान रखिए कि
यहाँ पे केवल आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये आपका इट इज योर x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? इट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ है। ये ग्राफ्स हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए सिंपल सी ग्रेविटी के लिए बात करते हैं, ग्रेविटी के लिए हम बात करें तो वहां क्या होता है? h इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये बताओ किस टाइप का ग्राफ है? साफ पता चल रहा है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर मतलब इस टाइप का ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ है। अब बस आपको मालूम है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर में ये ग्राफ थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और क्या इस एक्सिस पे हम y कह दें या h कह दें, और इस एक्सिस पे t कह दें। तो y बोलिए या h बोलिए, ये तो सिंबल्स हैं, जैसा भी आप करना चाहें। h इज व्हाट? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ होगा। इसको ध्यान से देखिए, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। तो ये आपका ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो अब ये देखिए, अब ये बताइए, कोई ये लास्ट में कह दिया v स्क्वायर इज व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये साफ देखिए, अगर y स्क्वायर इज सम कांस्टेंट प्लस c2x, इसका ग्राफ क्या होगा? y स्क्वायर इज c1 प्लस c2x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा है? दिस इज लाइक दिस ग्राफ। तो ये इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो ये एक सिंबल, अगर मान लो हम कहते हैं v स्क्वायर इज व्हाट? u स्क्वायर माइनस 2as, ये कहते हैं। तो y स्क्वायर इज, ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? y स्क्वायर इज माइनस x, ये ग्राफ है y स्क्वायर इज माइनस x। ज्यादा ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ इस तरह हो जाएगा। भाई आप देख लो ना, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2s। इसमें इस एक्सिस पे अगर हम v लिख रहे हैं और इस एक्सिस पे x लिख रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि ये है v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2ax। जब x 0 इट इज u स्क्वायर, x 0 तो इट इज प्लस u एंड इट इज माइनस u। फिर एक x के लिए वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये आप आराम से इसको देख सकते हैं, इस टाइप के ग्राफ है। मींस आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि y इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का ये ग्राफ है, एंड इट इज x इक्वल टू y स्क्वायर एंड इट इज x इक्वल टू माइनस y स्क्वायर। ये ग्राफ आपको थोड़े से याद होने चाहिए, दिस विल हेल्प यू। चल नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आपको नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने लिखा v इज इक्वल टू u माइनस gt, ये लिखा, फिर h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज व्हाट? u स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें इस इक्वेशन को जरा देखते हैं, इस इक्वेशन को। तो देखो भाई, अगर बॉडी को आपने ऊपर फेंका, मान लीजिए हम कहते हैं 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, और वो कह रहा है कि बताओ ये 25 मीटर पे कब रहेगा? तो ये 25 मीटर पे यहाँ पे है। एक पॉइंट, इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। h इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये इसमें जो h होता है वास्तव में ये v इक्वल टू u प्लस 80 s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s से आ रहा है। ये वास्तव में स्केलर फॉर्म में दिख जरूर रही है, लेकिन ये इक्वेशंस के बेसिक वेक्टर है, इसलिए ये h डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी नहीं बताता, ये रैदर बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो h अगर पार्टिकल h हाइट पे है, ये अगर पार्टिकल यहां से जा रहा है और यहां तक जा रहा है, तो भी डिस्प्लेसमेंट यही है। जब पार्टिकल यहां से चल के यहां तक वापस आ जाता है, तब भी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो h आप रखोगे, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना। तो ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके
ऑफ h कितना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h आपको मालूम है h मैक्स कितना होता है? u स्क्वायर अपॉन 2g। ये कैसे आया? v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल स्पीड आपने अगर v को 0 कर दे जब टॉप पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा दैट इज u स्क्वायर बाय 2g। तो वो कह रहा है कि ये जब मैक्सिमम हाइट के 1/3 पे है तो बस u स्क्वायर अपॉन 60 डाल देंगे। दिस इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इन दोनों के इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो टाइम की वैल्यूज आ जाएगी और t1 अपॉन t2 पूछ रहा था, यू कैन आंसर। तो ये चीजें आराम से आंसर कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि देखिए मेरी है क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन को मोशन एंड ग्रेविटी में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए वो क्या पॉइंट्स हैं। अगर एक बॉल को आपने फेंका नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसका अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं। अपवर्ड मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी कम होती जाएगी और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है। क्यों? यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और जब ये वेलोसिटी 0 हो जाती है तो ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट हो जाता है। क्यों भाई? आप ये देखो जब वेलोसिटी 0 हो गई तो t टाइम में कितना चलेगा? हाफ dt स्क्वायर। हाफ dt स्क्वायर तो ये हाफ gt मान लो 1 सेकंड में कितना चलेगा? हाफ g चलेगा। 2 सेकंड में कितना चलेगा? हाफ g into 2 का स्क्वायर दैट इज 4/2g चलेगा। 4/2g चलेगा। फिर अगले 3 सेकंड में कितना चलेगा? 9/2g। 4 सेकंड में कितना चलेगा? 16/2g। 5 सेकंड में कितना चलेगा? दैट इज 25/2g। अच्छा एक बात और है, ये g/2 है, ये 4/2g है, तो ये नेक्स्ट 3/2g होता है। अगला 5/2g आता है। भाई देखो 3 सेकंड में कितना चलेगा बताओ? 9/2g। तो 9/2g में से 4/2g सबट्रैक्ट करो कितना आएगा? 5/2g। तो आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट 1 सेकंड में ये इधर x चलेगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 3x, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5x, नेक्स्ट 1 सेकंड में 7x। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पर कभी-कभी अपवर्ड मोशन को डिस्कस करने से ज्यादा इजी क्या हो जाता है? डाउनवर्ड मोशन। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड कम होती है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती है, तो ऊपर से मोशन डिस्कस करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है। अब जैसे मान लीजिए एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं कि कहता है कि मान लीजिए कोई कहे कि फर्स्ट x डिस्टेंस कवर करने में, नेक्स्ट x डिस्टेंस कवर करने में, नेक्स्ट x डिस्टेंस कवर करने में, नेक्स्ट x डिस्टेंस कवर करने में टाइम का रेशियो बताओ। ठीक, ये बताओ x क्या हो गया? x इज हाफ gt स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 2x/g, इट्स अंडर रूट। ये पहला टाइम आ गया। अच्छा अब ये बताओ ये 2x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा? तो 2x इज हाफ g into t स्क्वायर, t2 का स्क्वायर। तो ये जो है तो यहां से t2 आ जाएगा 4x/g, इट्स अंडर रूट। ये आ जाएगा 4x/g इट्स अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, ये तो √2x/g टाइम हो गया, ये टाइम √4x/g हो गया, तो ये क्या हो गया? √4 माइनस √2, √4 माइनस √2। इसी तरह 3x कितना हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर। तो व्हाट इज द टाइम? टाइम कितना आ जाएगा? इट इज 6x/g, इट्स अंडर रूट। आप देखो जो टाइम के रेशियो जो √x/g सबसे छोड़ दीजिए, इसमें टाइम कितना हो गया? √2। इसमें टाइम हो जाएगा √4 माइनस √2। क्यों? अरे 2x डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम होगा, जो 2x डिस्टेंस कवर करने का टाइम उसमें से x डिस्टेंस कवर करने का टाइम सबट्रैक्ट करोगे तो आपको ये डिस्टेंस कवर करने का टाइम आएगा। फिर 3x डिस्टेंस कवर करने का टाइम √6, इसमें से 2x वाला सबट्रैक्ट करो तो वो आ जाएगा √6 माइनस √4। तो ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है। अगला बताइए क्या बनेगा? √8 माइनस √6। ये पैटर्न बन रहा है। ये ग्रेविटी में ही
भी वैलिड नहीं है। कभी भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी कार जा रही है, बॉडी जा रही है, तो फर्स्ट एक्स डिस्टेंस कवर करने में सपोज √2 यूनिट है, नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस कवर करने में √4 माइनस √2, नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस कवर करने में √6 माइनस √4, नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस कवर करने में √8 माइनस √6, ये पैटर्न बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये पॉइंट्स कर सकते हो। और कुछ और क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यस, देखते हैं। एक साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट S। मतलब साइक्लिस्ट P से S आ रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली ये साफ दिख रहा है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इट इज r√2। तो रेडियस कितना है? 2 किलोमीटर। देन डिस्प्लेसमेंट इज 2√2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 2√2 किलोमीटर। तो 2√2 ये बी है, बी ऑप्शन है, इट इज 2√2 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या कहता है? स्पोर्ट्समैन रन अराउंड a circular track of radius r such that he traverses the path AB तो मतलब एक राउंड फिर B तक 1.5 राउंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? 3 pi r, इट इज 3 pi r एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 2 r। ये देखिए, मैं इसको फ्री का क्वेश्चन कहूंगा, 2025 का एकदम फ्री क्वेश्चन। अच्छा देखिए कितना जेन्युइन का पेपर, कितना इजी है। 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन सही करते हो तो लगभग आपकी 95+ परसेंटाइल बन जाती है। और अगर कहीं 17-18 क्वेश्चन आपने सही किए तो 98 के अराउंड, 97, 98 के अराउंड बन सकती है। तो मतलब 20 क्वेश्चन पे आप बहुत आराम से 99 परसेंटाइल के अराउंड पहुंच जाते हो। तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट वन, बस चीजों को सही से करेक्ट करना है। अच्छा ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। इसने कहा कि एक पार्टिकल A से B जा रहा है, उस दौरान डिस्टेंस कवर्ड 60 मीटर है, देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके लिए आप देख सकते हो, यहां से आप एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। वैसे फॉर्मूले जरूरी नहीं याद रहे, लेकिन फिर भी अगर ये यहां से यहां गया तो डिस्टेंस कवर्ड इज r थीटा एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले तो डिस्टेंस हो गया r थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम। तो अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इनटू cos ऑफ ये एंगल लेंगे, ये एंगल इट इज 180 माइनस थीटा। तो डेफिनेटली इट इज योर r अंडर ऑफ 2 into 1 माइनस cos थीटा। थीटा की वैल्यू आराम से आप 135 डाल दीजिए, तो ये cos ऑफ 135 r अंडर ऑफ 2 into 1 माइनस 0.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 135 माइनस इन्होंने दिया हुआ है cos ऑफ 135 इज माइनस 0.7। तो ये हो गया r अंडर ऑफ 3.4 और r थीटा, थीटा कितना है? इट इज π/2 प्लस π/4, 3 π/4। दिस इज गिवन एज 60 और r अंडर ऑफ 3.4 की वैल्यू आपको बतानी है। इनको डिवाइड कर दीजिए, x upon 60 will become root of 3.4 upon 3 pi/4। x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करिए, दिस विल कम आउट अराउंड 47 मीटर। कैलकुलेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैलकुलेशन में जो शार्पनेस होती है इन स्टूडेंट्स को, उनको डेफिनेटली एज मिलता है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये यू गॉट दिस एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखिए डिस्टेंस कवर्ड r थीटा है, बट डिस्प्लेसमेंट इज r
2 टाइम्स अंडर द 1 माइनस cos थीटा। तो जो याद कर सकते हैं अच्छा है, नहीं याद कर सकते तो उस समय आपको डिराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two buses P and Q start from a point at the same time and move in a straight line and their positions are represented as this much. At what time both buses have same velocity? Same velocity differentiate कर दीजिए। तो what is dx by dt for first case? dx by dt हो गया alpha plus 2 beta t and dx cube by dt कितना हो गया? इट इज f माइनस 2t। अब ये दोनों को सेम कर रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा t, इट इज f माइनस 2t। इससे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, इट इज योर f माइनस अल्फा अपॉन 2 टाइम्स बीटा प्लस 1। तो ये दिस इज योर टाइम। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। तो डी आपका आंसर हो गया। तो डी इज द ऑप्शन। तो आराम से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। फिर देखते हैं, a balloon was moving upwards with a uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at a height of 75 meter from the ground. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around this one. अब आपकी इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड बता देते हैं। ये क्वेश्चन जो है वास्तव में यूडो से क्वेश्चन लिया गया है। ये यूडो में एक बैलून एक्सेलरेट कर रहा है, फिर इतनी सर्टेन टाइम बाद वहां से एक बॉल गिराई जाती है, वो कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचता है, ये क्वेश्चन था। तो सारी बुक्स में, इंडिया की सारी बुक्स में इस क्वेश्चन को कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कोई थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको क्वेश्चन सबने फ्रेम किए। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए जेई में भी पूछे जाते हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं, उसमें से आए हुए क्वेश्चन जेई में कॉपी करता रहता है। जेई में कोई भी नए क्वेश्चन नहीं देता, सिंगल नया क्वेश्चन नहीं देता, सब कॉपी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो बच्चे की प्रैक्टिस होती है, कई बार वो थोड़ा सा उनको एडवांटेज होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 75 मीटर हाइट है, वहां पे 10 मीटर पर सेकेंड से बैलून जा रहा है। तो यहां से अगर अगर एक स्टोन गिराया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, ठीक है। The height of the balloon from the ground when the object strikes the ground was around the height of, ठीक है, the height of the balloon from the ground when the object strikes the ground was around, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो बैलून किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। देखते हैं, तो h is ut minus half dt square, तो minus 75 it is 10t minus 5t square, तो t square minus 2t minus 15 it is 0, तो t की वैल्यू हो गई 2 plus minus 4 minus 4ac plus 60 upon 2, this is 1 plus minus 8 by 2, this is 4। तो टाइम बताओ कितना आ गया, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, ये बताओ 575 मीटर तो ऑलरेडी था, 5 सेकेंड में कितना और चला जाएगा, this is 50 मीटर। 50 plus 75, 50 plus 75, this will become 125। तो ये 125 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 125। 5 सेकेंड में ग्राउंड पे आ गया। तो ये देखिए, ये मेन पॉइंट था, h is ut minus half dt square। भाई जब यहाँ से आप थोड़ा इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 10, u is 10, फाइनली इसको ग्राउंड पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 70, h is ut minus half dt square में h इसका t टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस पॉइंट। h is ut minus half dt square में h is vertical displacement in time t, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बस टाइम आ गया 5 सेकंड। अब ये कह रहा है 5 सेकंड बाद जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो ये कितनी हाइट पे होगा, 75 मीटर पहले था, 50 मीटर और चला गया 125। देखिए फिर क्या कहते हैं, ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height
हम एग्जाम को क्रिटिसाइज करके हमें कोई फायदा नहीं है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन सही करने होते हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है कि आपकी लैंग्वेज गलत है क्या है, कुछ नहीं। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आपका ये कहना चाहते हैं कि अगर यहां से बॉल को आपने फेंका जो h हाइट गेन कर सकता है, तो h/3 हाइट पे ये दो बार होगा, एक बार जाते समय होगा और एक बार आते समय। तो वही दोनों टाइम पूछ रहा है, वही दोनों टाइम का रेशियो। तो बस सेम क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हो, सीधी सी बात, मैक्सिमम हाइट ये जो गेन करेगा दैट इज u²/2g। ठीक है, तो ये h/3 इट इज ut माइनस हाफ gt², ये रख दिया हमने। ठीक है, इससे टाइम क्या आ जाएगा, इससे आपका जो टाइम आएगा ये इससे आपका टाइम होगा, इट इज हाफ gt² माइनस ut प्लस h/3, दिस इज 0। इसके टाइम की वैल्यू आ जाएगी, इट इज u प्लस माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a यूज कर लीजिए, तो इट इज u² माइनस 4ac, दैट इज 2g/3h, ये हो जाएगा माइनस 4ac/2a, दिस इज g। अच्छा, u² की वैल्यू क्या रख सकते हो, 2gh, तो रख दो √2gh प्लस माइनस इट इज 2gh माइनस 2gh/3 अपॉन g। तो इनके दो टाइम क्या क्या आ गए, एक टाइम कितना आ गया, अगर हम √2gh कॉमन ले लें, हटा दें, तो ये हो जाएगा √2h अपॉन g, और ये हो जाएगा 1 प्लस इट इज √2gh 1 माइनस 1/3, इट इज √2/3 1 दिस अपॉन 1। तो ये दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g, इट इज 1 माइनस √2/3। अगर इनका रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, इट्स रेशियो विल बी t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू, रेशियो कितना हो जाएगा, इट इज √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, तो ये रेशियो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आई थिंक t2/t1 पूछ रहा है, तो t2/t1, तो t2/t1 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन। इस तरह से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी एक क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ हिज शावर onto the floor from a height of 9.8 meter. The drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of second drop from the floor when the first drop strikes the floor. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर ड्रॉप 9.8 मीटर हाइट से रेगुलर इंटरवल पे गिर रहे हैं। जब थर्ड ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचता है तो फर्स्ट ड्रॉप रिलीज हो रहा है। जब थर्ड ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच रहा है, फर्स्ट ड्रॉप इज रिलीज। तो सीधी सी बात, हमने आपको पहले ही बताया कि अभी जब आप ये क्वेश्चन कह रहे हैं, जब फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंच गया तो उस समय थर्ड ड्रॉप रिलीज हो रहा है। हमने आपको बताया कि जो सेकंड ड्रॉप होगा वो x चल चुका होगा, और ये फर्स्ट ड्रॉप कितना, फिर 3x, ये x देन इट इज 3x। हमने आपको बताया उतने ही टाइम में कोई बॉडी कितना चलती है, x, फिर उतने ही टाइम में कितना चलती है, 3x, फिर उतने ही टाइम में 5x। इसको गैलीलियो थ्योरम भी
नेक्स्ट टी टाइम में वो 3x चलेगी। तो आप फर्स्ट ड्रॉप तो यहां पहुंच गई, सेकंड ड्रॉप उस समय यहां पे होगी और थर्ड ड्रॉप यहां होगी। जब ये थर्ड ड्रॉप यहां पहुंच गई तो फर्स्ट ड्रॉप जब यहां पहुंच गई तो थर्ड ड्रॉप रिलीज हो रही है। ठीक, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है 9.8। तो ये पूछ क्या रहा है, सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। ये पूछ रहा है लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर। फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक कर गया तो सेकेंड ड्रॉप की लोकेशन, सेकेंड ड्रॉप 3x हाइट पे होगा, तो इसका मतलब ये 3x पूछ रहा है। 3x is what? तो what is x? x is 9.8 upon 4. What is 3x? 3 times 9.8 upon 4. This will come out 7.35 meter. तो ऑप्शन आपका डेफिनेटली ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से फिर से देख लीजिए, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया कि बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट जेईई में पूछा ही जाता रहेगा। इसमें कोई खास बात नहीं कि 26 में पूछा जाएगा 27 में, तो इस क्वेश्चन पूछते ही रहेंगे। भाई एक पॉइंट फिर से देख लीजिए, जब बॉडी टॉप से चलती है तो टी टाइम में मान लो x चली, तो नेक्स्ट टी टाइम में 3x, नेक्स्ट टी टाइम में 5x, नेक्स्ट टी टाइम में 7x। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। पहली ड्रॉप गिरी, टी टाइम बाद दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर टी टाइम बाद तीसरी ड्रॉप गिरी। इसका मतलब जब तीसरी ड्रॉप यहां, फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंच रही है तो तीसरी ड्रॉप जस्ट रिलीज हो रही है। तो सेकंड ड्रॉप x चल चुकी और फर्स्ट ड्रॉप 4x चल चुका, क्योंकि उसको TA और TA दोनों टाइम मिला, तो वो 4x चल चुका। 4x is 9.8, then 3x is what? तो दिस वाज द क्वेश्चन, आसानी से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है, a particle is moving with speed v is v root x along positive x axis. Calculate the speed of the particle at time t. ये स्टूडेंट्स में बार-बार आपसे कहूंगा, कभी भी आप अपना ध्यान v is equal to u plus at, s is ut plus half at square, v square is u square plus 2as से मत हटाइए। ये बहुत यूजफुल है, कई बार क्वेश्चन इसके इधर उधर जाते ही नहीं है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत। ये देखिए v is v root x, इसका मतलब हो गया v square is what? v square x। इसको फटाक से कंपेयर कर दीजिए, v square is u square plus 2ax, तो u हो गया 0 and 2a is v square. What is acceleration? v square by 2। देखिए क्वेश्चन कितना ओपन हो गया। v is v root x, ज्यादा कुछ दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं कुछ नहीं। v square is 2ax, उससे 2a की वैल्यू आ गई v square, a की वैल्यू आ गई v square by 2। कह रहा है t is equal to tau time इसकी स्पीड, v is equal to what? at। a कितना हो गया v square by 2 into t। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं और एकदम आसानी से स्टूडेंट इसको आंसर कर सकते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं, ये आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The velocity time graph of an object moving along a straight line is shown in the, what is the distance covered by the object between 0 to 4 seconds? सीधी सी बात आप ये समझिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है, मतलब लगातार आगे जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। वो तो प्रॉब्लम तब होती है जब वेलोसिटी पहले पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो जाए, तो मतलब बॉडी आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वेलोसिटी अगर लगातार पॉजिटिव है, मतलब बॉडी लगातार आगे जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही चल रहा है। तो भाई ये एरिया कितना हो गया? व्हाट इज इट्स एरिया? ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना है? ये साइड कितना है? दिस इज व्हाट,
ये आराम से दिख रहा है, इट इज 6, ये 6 होना चाहिए। क्यों? 0 to व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड अप टू 4 सेकेंड ही पूछ रहा है, तो यहीं तक का एरिया बताना है। तो ये एरिया साफ दिख रहा है, 10 into 2, ये एरिया 20 मीटर हो गया, और ये एरिया 10 into 2/2, डेफिनेटली ये 10 मीटर हो गया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? तो ये एरिया सिंपली यहाँ पे आ रहा है 30 मीटर। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस कवर्ड देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा गया, एकदम इजी क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर है, इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम नहीं छोड़ो। और क्योंकि एग्जाम में देखिए जितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और पूरा जेईई मेन का फिजिक्स का पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट भी 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर कर सकता है, कोई खास बात नहीं है। जरा भी जो स्टूडेंट पिछले कई सालों से 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में ला रहे हैं, मैं उनको अच्छा स्टूडेंट मानता हूं, लेकिन ऐसा स्टूडेंट नहीं मानता हूं जो हमें बहुत इम्प्रेस करे, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जाम बना दिया है, बहुत आसान एग्जाम बना दिया है। इसमें नंबर सिक्योर करना कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल पेपर है, कोई टेंशन नहीं लेना, कूल रहो, एकदम रिलैक्स होके एलिमेंट्री फॉर्मूले करो, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आराम से पेपर करो। डेफिनेटली जेईई एडवांस के पेपर में कुछ ट्रिकी होता है, कुछ चीजें होती है जो यस उस समय स्ट्राइक करे नहीं करे ये मैटर करता है, बट जेईई मेन का क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो ये आंसर 30 मीटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कई साल से पूछा जा रहा है, ये पूछा ही जाता रहेगा, क्योंकि ये भी आपकी यूरोडो से लिया गया क्वेश्चन है, और ये लोग इस क्वेश्चन के पीछे बहुत दिन से पड़े हुए और ये पढ़े ही रहेंगे। तो इसको भी आप जान लीजिए कि v की वैल्यू है, इट इज योर v0 माइनस v0 अपॉन x0 इंटू x। सीधी सी बात है, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, तो y इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप है कितना? v0 अपॉन x0 विद नेगेटिव माइनस v0 बाई x0, इसका स्लोप है y mx प्लस c। c बताओ क्या है? अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो v की वैल्यू कितनी है? v0। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अब बताओ, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, and it is simply dv by dx into dx by dt। तो dv by dx यहाँ कितना है? इट इज माइनस v0 ओवर x0। भाई ये dv by dx देखिए माइनस v0 by x0 है, और dx by dt यही है, दैट इज v0 माइनस v0 अपॉन x0 into x। ये सिंपली हो गया माइनस v0 स्क्वायर अपॉन x0 प्लस v0 स्क्वायर अपॉन x0 स्क्वायर इनटू x। अब बताओ, ये अगर एक्सेलरेशन है, इफ दिस इज योर एक्सेलरेशन, इफ दिस इज योर एक्सेलरेशन, तो ये बताओ ax का ग्राफ बताना कौन सा मुश्किल बात है? ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इज पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। इसका स्लोप पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पे स्लोप ax ग्राफ का स्लोप 0 है, तो दोनों ऑप्शन बेकार हो गए। अब यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे ये स्लोप डेफिनेटली बताओ क्या है? पॉजिटिव, एंड इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो क्लियर है, दिस इज योर ऑप्शन। तो ये ए ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन पे आप तैयार रहिए। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अभी देखिए इसमें और ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, ए आ चुका है, इसी से xt रिलेशन भी पूछ सकता है। तो v को लिख दीजिए dx by dt और आराम से x और t का रिलेशन फाइंड कर लीजिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो आपको सही आंसर करना है।
यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये एक्सटी ग्राफ है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। कभी मैं बहुत क्लियरली कहूंगा कि एनटीए बॉडी ये सब बहुत बैलेंसिंग करके चलते हैं। ये लोग एनसीईआरटी को भी एक आध दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी देते हैं फिजिक्स में। मीन्स कुछ क्वेश्चन 2, 1, 3, 4 वो डिपेंड करता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी नॉर्मली 1, 2 क्वेश्चन ही देते मेनली एनसीईआरटी को भी खुश करने के लिए, क्योंकि इनको भी ये बताना होता है कि नहीं हमें एनसीईआरटी से कुछ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। ये एक्सटी ग्राफ है, ये इसमें क्या कह रहा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। तो एक्सटी ग्राफ, बच्चे स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोनों का x 0 है, x 0 है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्कूल से चल रहे हैं। लेकिन एक तो 0 टाइम पे चल दिया, A वाला 0 टाइम पे चल दिया, लेकिन B वाला थोड़ी देर बाद चला। B वाला थोड़ी देर बाद चला। स्कूल से A वाला 0 टाइम पे चल दिया, लेकिन B थोड़ी देर बाद चला, ठीक है। और फिर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, A lives closer to the school, A lives closer to the school। तो भाई A lives closer to the, A यहां पहुंच गया, B, A आपका यहां पहुंच गया, A यहां पहुंच गया और B यहां पहुंच गया। तो ये बताओ यहां से यहां, इस जगह से इस जगह, ये X है, ये स्कूल है, ये इसका घर है। घर से दूरी A की कम है और B की ज्यादा है, तो B के घर की दूरी A से ज्यादा है। तो B lives closer to the school, नहीं A lives closer to the school। भाई यहां पे ये है, भाई चले दोनों x को तो दोनों स्कूल से चल रहे हैं, अपने घर पहुंच गया तो x ही तो देखोगे, तो ये x कम है और ये x ज्यादा है, तो B का घर दूर है, A का घर पास है, तो A lives closer to the school, ठीक है। A takes lesser time to reach home, lesser time to, अच्छा देखो फिर A travels faster than B, A का स्लोप कम है, B का स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप ज्यादा है, so B travels faster than A, B travels faster than A। अच्छा अब सी ऑप्शन देखो, अब देखो ऑप्शन भी देखना बहुत जरूरी होता है। ए और ई तो आपको मिल गया, ए सी ई, सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। अब भाई ए टेक्स लेसर टाइम, तो देखो ए का टाइम ये है, ये टाइम है, ये टाइम दिस टाइम, बी का टाइम ये है, बट देखो बी इतना ही टाइम लिया है, बी ने तो कम टाइम लिया है, ए ने ज्यादा टाइम लिया है। A takes lesser time to reach home, ये गलत है, तो C ऑप्शन नहीं है, तो ये डेफिनेटली A, D ऑप्शन हो गया। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मतलब सिंपल बट आपसे मिस्टेक करा सकता है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इस पॉइंट को ध्यान से, विच ग्राफ corresponds to an object moving with a constant negative acceleration and positive velocity। velocity positive है but acceleration is negative। yes, ध्यान से देखिए, which graph corresponds to an object moving with constant negative acceleration, acceleration भी negative, constant है और negative है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, और x के साथ पूछ रहा है, तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2ax, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2ax। क्यों भाई? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और जो सब में देखो स्टार्टिंग में सब में v पॉजिटिव, सब में v पॉजिटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ठीक, और एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका तो बॉडी आगे जाएगा और धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, स्लो डाउन होता जाएगा। कह रहे इसका कौन सा ग्राफ है? अरे तो भाई ये क्या है, तो y स्क्वायर
इज C1 माइनस C2x। अब बस केवल इस बात पे फोकस करो, ग्राफ पर देखो, इस बात पे फोकस करो। y स्क्वायर इज माइनस x का ग्राफ कैसे होगा भाई? y स्क्वायर इज माइनस x, तो y स्क्वायर इज माइनस x का ग्राफ ये होगा। अब बताओ इसमें कुछ कांस्टेंट्स ऐड करोगे, ये ग्राफ थोड़ा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही तो होगा भाई। इस ग्राफ को या तो ऊपर शिफ्ट करो या नीचे शिफ्ट करो या इधर, यही सब होता रहेगा, यही सारा होगा। अब ये ग्राफ थोड़ा इधर शिफ्ट करोगे तो कौन सा ग्राफ होगा? ये ग्राफ अगर ऐसा शिफ्ट करोगे ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ऐसा ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये सिंपल सा हो गया। ये मैंने आपको बताया कि देखिए भाई ये इन ग्राफ्स पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन देते हैं। ये b स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2ac है, ये y स्क्वायर इज c1 माइनस c2x, y स्क्वायर इज माइनस 6 का यही ग्राफ है। अच्छा इसमें कैसे आप याद रखोगे y स्क्वायर इज माइनस? साफ सी बात है, x अगर नेगेटिव है तो ये वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो y अगर मान लो x है -4 तो ये क्या हो जाएगा 4, y का भी +2 और -2 हो जाएगी। तो ठीक है, ये एक x इज इक्वल टू -4 पे ये y की वैल्यू +2 है और ये -2 है, यही है। अब भाई ये ग्राफ का पैटर्न तो ये है, कांस्टेंट कुछ भी ऐड करो। मान लो हमने कह दिया इसमें y स्क्वायर इज C1 को मान लो हमने कह दिया इट इज -5, it is -5 plus -5 minus C2x या y square is 5 minus C2x। इन ग्राफ्स में क्या फर्क है? ये ग्राफ थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, बट शेप यही रहेगा, पैटर्न इसमें यही रहेगा। इसलिए ये आराम से आप कह सकते हो ये है आपका आंसर। तो ये आराम से इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। It is, फिर देखिए, all the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. Okay. फिर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको देखिए, ये क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये तो मुझे साफ दिखाता है कि y is ut minus half gt square टाइप की बात हो गई। y is equal to ut minus half। क्यों? ये y is c1x minus c2x square, ये बताओ क्या होगा? पैराबोला होगा। y is equal to minus x square, y is equal to minus x square का ग्राफ ये होता है। अब ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गया तो ये ग्राफ बेसिकली इस तरह हो गया, इट इज c1x minus c2x square। तो ये तो हमें पार्टिकल का ऊपर जाना फिर नीचे जाने जैसी बात दिखती है। ये देखिए, तो v इज इक्वल टू u माइनस gt। ये क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ये स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। v इज इक्वल टू u माइनस gt। मुझे लग रहा है ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अच्छा ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस, अच्छा ये क्या होगा? v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2ax। ये बताओ v स्क्वायर u स्क्वायर, ये तो फिर वही बात हो गई, y स्क्वायर इज 5 माइनस c1x। ये y स्क्वायर इज माइनस x, तो फिर वही बात हो गई, y स्क्वायर इज माइनस x। इस टाइप का ग्राफ, इसको शिफ्ट करोगे तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये तो वही बात दिखा रहा है। ये देखिए क्या लिखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस में आप ये बताओ, डिस्टेंस में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, इस तरह का ग्राफ है। ये पॉइंट थोड़ा सा बढ़िया से आप समझ लीजिए, इस पॉइंट को थोड़ी अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, एक्चुअली अगर तुम कहोगे y इज ut माइनस हाफ dt स्क्वायर, इसका इस तरह से ग्राफ होता है। ये बहुत बेसिक ग्राफ है, इसको हर बच्चे को याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बताओ, पोजीशन टाइम, पार्टिकल को अगर ऊपर फेंक रहे हो तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिरने लग रहा है, तो इस
इसका मतलब पहले y बढ़ रहा है फिर y कम होने लगा। लेकिन डिस्टेंस की बात करोगे तो क्या पार्टिकल यहां तक गया तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, अब नीचे आ गया तो डिस्टेंस फिर भी बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ यहां से जैसे इसे नीचे आ रहा है, अरे भाई सीधी सी बात, आप 10 मीटर ऊपर गए ठीक है, अब 2 मीटर नीचे आए तो पोजीशन देखा जाए तो 8 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस देखा जाए तो 12 हो जाएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। तो ये जितना नीचे जा रहा है ग्राफ को उतना ही ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इसकी मिरर इमेज टाइप हो जाएगा। तो ये ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम होगा तो अगर पोजीशन टाइप ग्राफ देखा जाए तो ये होगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफ ऐसे दिखा रहा है, इस ग्राफ को ये इस तरह दिखा रहा है, ये नहीं ऐसे होना चाहिए फिर ऐसे होना चाहिए। तो ये इस मामले में ये गलत ग्राफ है, इट वाज वेरी क्लोज। अगर ये ऐसे दे देता इस तरह फिर ऐसे, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछ रहे हैं भाई। देखो इन चारों ग्राफ में ये बस v is equal to u minus dt, v is equal to u minus dt, h is equal to ut minus half dt square and v square is u square minus 2gh के ही पीछे पड़ेंगे नंबर ऑफ टाइम्स इन्हीं बातों। v is equal to u minus dt आपको क्लियर होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा हैविंग नेगेटिव स्लोप। अब u देख लो प्लस है माइनस है, किस केस में क्या है वो आप देख लो। तो y is equal to mx plus c में आप जानते हो स्लोप m होता है, c इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है या चेक करो। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2x, ये डेफिनेटली पैराबोला की इक्वेशन है। y स्क्वायर इज माइनस 5x टाइप, तो वही पैराबोला, पैराबोला उस साइड में होता है, थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा कांस्टेंट ऐड करने से, ये हो गई। और h इज ut माइनस, ये साफ है, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि अगर हम इसको लिखते हैं h is ut minus half dt square, इसका ग्राफ पैराबोला आता है। ये आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, y c1x minus c2x square, ये पैराबोला होता है। तो इस पे आप फोकस्ड रहिए, ये इस टाइप के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए सो दैट आप सही आंसर करें। ये vx फिर से ग्राफ दे रहे हैं, फिर ax पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिए यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो 200 से 400 बीच में यहां पे है और यहां पे, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक। अब देखो ये ऐसे, ये बताओ अगर v की वैल्यू सम कांस्टेंट c1 प्लस c2x है, इस टाइप का है c1 plus c2x, तो what is dv by dx? What is dv by dx? It will be c2 and अब आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv by dx into dx by dt। तो ये कितना हो गया, this is c2, dx by dt कितना है c1 plus c2x। तो ये बताओ हो क्या जाएगा, c1 c2 प्लस c2 स्क्वायर इनटू x। ये आप ध्यान से देखो इसका ax ग्राफ ये पॉजिटिव है और यहाँ c1 और c2 दोनों पॉजिटिव है, तो ये इटसेल्फ भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव। ax ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा हैविंग पॉजिटिव स्लोप। तो ये बताओ ax ग्राफ, इसमें देखिए ax ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये तो कर्व है, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए भाई हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, ये तो बेकार है। क्यों, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए भाई, वेलोसिटी का कांस्टेंट है एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। तो देयरफॉर ये वाला पार्ट में से तो इसमें कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ये तो होना नहीं है, ये दोनों बेकार है, यही होगा। अब इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में एक कर्व पार्ट है ना, ये हो नहीं सकता, तो ये हो गया ऑप्शन इज डी। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे वो कितना ज्यादा, ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है, लगभग हर साल इस कॉन्सेप्ट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, which of the following curves possibly represent one dimensional motion of particle। एक बात देखिएगा ध्यान से, जब भी टाइम आए, टाइम जैसे इसमें देखिए टाइम है, देखिए यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम, टाइम हमेशा बढ़ना चाहिए, टाइम पीछे नहीं जा सकता।
किसी भी प्रोसेस में टाइम बढ़ेगा बट टाइम कैन नॉट गो बैकवर्ड। तो आप ये बताओ, यहां तो ठीक है, ये पहली बात, ये क्या है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, और चलो ठीक है मान लो ये बातें या बाद में, ये क्या है, टाइम पीछे जा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये पॉसिबल नहीं। देखिए भाई ध्यान से समझिए, किसी भी प्रोसेस में टाइम को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना चाहिए, टाइम हमेशा आगे जाए। किसी भी ग्राफ में टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन ग्राफ टाइम एक्सिस पे ग्राफ पीछे नहीं जा सकता, टाइम एक्सिस पे ग्राफ किधर जाएगा, आगे। ये पॉइंट है, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी ऐसा नहीं, बट डेल्टा टी कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब प्रोसेस में टाइम को बढ़ना चाहिए। नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव से आगे की हो जाए, पॉजिटिव की हो जाए, ये हो सकता है। बस इसमें क्या हो रहा है, अरे ये टाइम तो कम हो रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? ये टाइम एक्सिस पे देखिए ग्राफ किधर जा रहा है, पहले आगे जा रहा है, फिर किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। भाई इसको देखिए, इस पॉइंट से यहां तक टाइम देखेंगे, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टाइम किधर गया, आगे गया, लेकिन इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पे आने पे टाइम किधर जा रहा है, पीछे। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, which of the following curves possibly represent one dimensional motion of particle? Phase, time, it is velocity and displacement. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक ही ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए ये कैसे हो सकता है कि अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, पार्टिकल आगे जा रहा हो फिर पीछे जा रहा हो, तो ये बताओ इस जगह पे, इसी पोजीशन पे, मतलब जब पार्टिकल आगे जाएगा फिर पीछे यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, एक बार वेलोसिटी प्लस है, एक बार वेलोसिटी माइनस है, ये पॉसिबल है। इसमें टोटल डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है। अब बताइए which is choose the correct answer from the options given below, A, B and D. A, B and D. Option is what? A option हो गया। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का पूरा जो क्लू था वो आपका यही था। अब this is also very good question, तो इसको भी लास्ट में we have scarcity of time, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा खत्म करना चाहूंगा। In a car race on a straight road, a car A takes a time t less than the car B. कार A और कार B दोनों यहां से चल रहे हैं, कार A आगे जा रहा है, कार A takes t time less than कार B, कार A भी यहां से चला और कार B भी चला, कार A रेस जीत गया, कार B पीछे रह गया, कार A ने पहले रेस कंप्लीट कर ली, टी टाइम पहले रेस कंप्लीट कर ली, फिर विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार A जो है B से फिनिशिंग पॉइंट पे v स्पीड ज्यादा थी, ठीक। एक चीज बताओ, अगर दोनों कार इनिशियल स्पीड इसकी 0 मान ले, s is equal to ut plus half t square, तो s हो गया x is equal to half a1 t1 square, this is also equal to a2 t2 square। तो भाई दोनों कार ओवरऑल रेस कंप्लीट करेंगे, तो इनिशियल स्पीड दोनों की 0 थी, एक का एक्सेलरेशन a1 उसने t1 टाइम लिया, एक ने t2 टाइम लिया, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कहता है कि कार A ने t टाइम लेस किया, इसका मतलब t2 माइनस t1 इट इज t, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये कहता है कि both the cars start from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, then v is equal to, यहां पे ये भी कह रहा है कि the car A finishes the race with speed v more than that of b, इसका मतलब ये कह रहा है a1 t1 minus a2 t2। भाई सीधी सी बात है, अगर इनिशियल स्पीड 0 है, t1 टाइम्स बाद स्पीड क्या होगी a1 t1, और दूसरी की जिसकी इनिशियल स्पीड है 0 और a2 एक्सेलरेशन है, t2 टाइम बाद स्पीड क्या होगी a2 t2, तो ये दिस इज v। अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन गई,
एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, इनको आप आराम से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट v इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा a1 a2 इंटू टी। आप इसको कर सकते हैं, अभी टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है इसलिए मैं इसको फिनिश करना चाहता हूँ, बट आराम से लेके कर सकते हैं। यहाँ से t1 और t2 का रेशियो फाइंड करिए और यहाँ पे आप चाहे तो a1 t1 स्क्वायर की वैल्यू a2 t2 स्क्वायर मान लीजिए, फिर यहाँ से t1 में मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट दिस। तो ये आराम से सॉल्व रहेगा। ये तीन इक्वेशंस हैं, इन तीन इक्वेशंस को आप हैंडल करिए। आप सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही रखते हैं और अभी आपको लिंक में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो दे दिए गए, उनको आराम से आप ट्राई करिए। जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये इनफ है, थोड़ा सा वर्कआउट और भी करने की जरूरत है, वो आप करिए। हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।